नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक दिन की खबरों से किसी देश की पूरी रफ्तार का अंदाजा लगाया जा सकता है? आज हम यही देखने वाले हैं, क्योंकि ये जो अलग अलग घटनाएं हैं ना, ये सब मिलकर एक ही कहानी कहती हैं, एक ऐसे भारत की जो लगातार बदल रहा है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 24 घंटों में एक देश बदलता कैसे है। हम देखेंगे कि न्याय, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी, इन सब की छोटी बड़ी खबरें आपस में कैसे जुड़ती हैं और देश को आगे बढ़ाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी देश की तरक्की उसकी बुनियाद पर ही टिकी होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन्हीं नींव के पत्थरों की जिन पर हमारा समाज खड़ा है। न्याय, लोगों का कल्याण और हाँ, डिजिटल बराबरी। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये वाकई में चौंकाने वाले हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे किशोर न्याय बोर्ड्स में 55% यानी आधे से भी ज्यादा मामले अटके हुए हैं। मतलब हजारों बच्चों का भविष्य अधर में लटका है और उनके न्याय पाने के अधिकार पर असर पड़ रहा है। और जानते हैं इसकी वजह क्या है? कई बोर्ड्स में तो जज और सामाजिक कार्यकर्ता ही पूरे नहीं हैं। तो सवाल उठता है, ऐसे में न्याय मिलेगा कैसे? तो चलिए एक प्रॉब्लम से हटकर अब एक ऐसे सॉल्यूशन की बात करते हैं जो आधी सदी से काम कर रहा है। आईसीडीएस योजना 1975 में शुरू हुई थी और आज ये भारत की सबसे बड़ी बाल विकास योजनाओं में से एक है। ये जो आंगनवाड़ी केंद्र है ना, उनके जरिए ये स्कीम पोषण और शुरुआती शिक्षा देकर देश की नींव को ही मजबूत कर रही है। अब बात करते हैं एक ऐसी खाई की जो भारत को दो हिस्सों में बांट रही है, और वो है डिजिटल डिवाइड। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के लगभग 89% लोगों के पास जरूरी डिजिटल स्किल्स ही नहीं है, और गांव में इंटरनेट की पहुंच तो बस 30% है। देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये मौकों की असमानता है जो तरक्की की रफ्तार को कहीं ना कहीं धीमा कर रही है। तो इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार एक बहुत बड़ा बदलाव ला रही है। 29 पुराने और उलझे हुए श्रम कानूनों को मिलाकर 4 नए और सिंपल कोड बनाए जा रहे हैं। जानते हैं इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? देश के 50 करोड़ असंगठित मजदूरों पर, खासकर उबर, जोमैटो जैसे गिग वर्कर्स पर, जिन्हें पहली बार सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया जा रहा है। देखिए, एक मजबूत सामाजिक बुनियाद ही एक तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था को ताकत देती है। तो चलिए अब रुख करते हैं देश के इसी इकोनॉमिक इंजन की तरफ, जहां एक तरफ तो अरबों डॉलर की कंपनियां हैं तो दूसरी तरफ हम और आप जैसे आम निवेशक। शुरुआत करते हैं एक हैरान कर देने वाले आंकड़े से, $44.9 बिलियन। ये एचडीएफसी बैंक की ब्रांड वैल्यू है और इसी के साथ ये भारत का सबसे कीमती ब्रांड बन गया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये भारत के सर्विस सेक्टर और हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की बढ़ती ताकत का एक प्रतीक है। और अब उस बड़े से आंकड़े के ठीक उलट एक छोटी लेकिन बहुत ही काम की संख्या देखिए। अब कोई भी सिर्फ $250 से अपनी एसआईपी शुरू कर सकता है। तो सोचिए, एक तरफ अरबों डॉलर की कंपनियां हैं और दूसरी तरफ आम लोगों को निवेश से जोड़ने की ये छोटी सी लेकिन जबरदस्त पहल। अर्थव्यवस्था की यही दो तस्वीरें मिलकर इसे रफ्तार देती हैं। और ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना, इसकी लहर अब छोटे शहरों तक भी पहुंच रही है। देश के 1500 से ज्यादा शहरी सहकारी बैंकों को डिजिटल बनाने की तैयारी चल रही है। जरा सोचिए, अगर ये सारे बैंक्स यूपीआई से जुड़ गए तो इसका सीधा फायदा 10 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन इतनी तेजी से दौड़ती इकॉनमी को सुरक्षित रास्ते भी तो चाहिए, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि भारत अपनी सीमाओं, अपने बंदरगाहों और अपनी साझेदारियों को कैसे मजबूत बना रहा है। अच्छा, अब तक हम सीएसआईएफ को एयरपोर्ट्स और मेट्रो की सुरक्षा के लिए जानते थे, पर अब उन्हें एक बहुत बड़ी नई जिम्मेदारी मिली है। अब वो देश के 250 से ज्यादा समुद्री बंदरगाहों की सुरक्षा करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा और अहम रणनीतिक बदलाव है। और ये फैसला इतना जरूरी क्यों है? ये बात ये कोटेशन एकदम साफ कर देता है। जब देश का 90% व्यापार समुद्र के रास्ते से हो, तो उन रास्तों और बंदरगाहों की सुरक्षा सीधे सीधे देश की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा बन जाती है। अब सीमाओं की बात करें तो यहां भी ताकत बढ़ाई जा रही है। भारत अमेरिका से 2 बहुत ही एडवांस हथियार सिस्टम खरीद रहा है। पहला है जेवलिन मिसाइल, जिसे एक सैनिक कहीं भी ले जाकर दुश्मन के टैंक को तबाह कर सकता है, और दूसरा है एक्सकैलिबर, तोप का एक ऐसा स्मार्ट गोला जो जीपीएस की मदद से अपने टारगेट को ढूंढकर ही दम लेता है। ये दोनों सेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगे। और ये दिखाता है कि भारत की सोच सिर्फ आज के हथियार खरीदने तक नहीं है, बल्कि कल की टेक्नोलॉजी बनाने की भी है।
फ्रांस के साथ ये समझौता बहुत खास है क्योंकि इसमें AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसे उन एरियाज पर फोकस है जो कल के युद्ध का मैदान होंगे। ये जो रक्षा सौदे और साझेदारियां हैं, ये सिर्फ देश की सीमाओं के लिए नहीं है, ये दुनिया में भारत की भूमिका को भी तय करते हैं। तो चलिए अब अपना नजरिया थोड़ा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि विश्व मंच पर भारत क्या कर रहा है। हिंद महासागर, इस इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव यानी CSC एक बहुत ही जरूरी मंच है। ये ग्रुप समुद्री डकैती और आतंकवाद जैसे आम चुनौतियों से मिलकर निपटने के लिए बनाया गया है। और मजे की बात यह है कि ये मंच अब और भी मजबूत हो रहा है। हाल ही में सेशेल्स इसका चौथा फुल मेंबर बन गया है। इससे हिंद महासागर में इस ग्रुप की पहुंच और इसका प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। ये चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने में भी मदद करेगा। अब बात G20 की। लीडरशिप की मशाल भारत से होते हुए अब दक्षिण अफ्रीका के पास जा रही है और ये एक ऐतिहासिक पल है क्योंकि ये पहली बार होगा जब कोई अफ्रीकी देश इस शक्तिशाली समूह की मेजबानी करेगा। भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाते हुए दक्षिण अफ्रीका की थीम भी वैश्विक एकजुटता पर ही केंद्रित है। तो ये तो हुई आज की बात। चलिए अब भविष्य की तरफ देखते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के कौन से बदलाव आने वाले भारत की कहानी लिखने वाले हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो किसी क्रांति से कम नहीं है। बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने जिंक आयन बैटरी टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। ये लिथियम आयन बैटरी के मुकाबले सस्ती है, ज्यादा सुरक्षित है और आसानी से मिलने वाले मटेरियल से बनती है। सोचिए, ये टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सौर ऊर्जा के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। और आत्मनिर्भरता की ये कहानी अब आसमान छू रही है। लिटरली इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV अब पहली बार एक प्राइवेट कंसोर्टियम यानी HAL और L&T मिलकर बनाएंगे। ये भारत के स्पेस प्रोग्राम में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की एक ऐतिहासिक शुरुआत है। तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक ही दिन में अदालत की चुनौतियों से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक हर क्षेत्र में कुछ न कुछ बदल रहा है। हर कदम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, देश को एक नई दिशा दे रहा है। तो सवाल वही आकर रुकता है, ये सारे कदम मिलकर कल के भारत को कहां ले जाएंगे?